नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है और वो खबर है पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ी हुई। जी हां, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाला 6500 करोड़ रुपए का लगभग वो घोटाला है। इस घोटाले में फर्जी खाते खोलकर एक डेवलपर कंपनी HDIL ने लगभग 6500 करोड़ रुपए हड़प लिए और उस लोन को लेकर वो अन्य मामलों में लगा दिए और इसमें फर्जी बैंक खाते खोलकर यह फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसकी जांच आरबीआई ने की। और आरबीआई की जांच में यह आरबीआई ने पाया कि बैंक खाते फर्जी खोले गए थे। एक ही कंपनी HDIL ने फर्जी नाम पर लोन लिया और जो बैंक था पीएमसी बैंक, इस बैंक के कुल एसेट्स जो 8,880 करोड़ होता है, इस कुल एसेट का 73% एक ही संस्था को लोन दे दिया गया, जो कि 6500 करोड़ रुपए था। यह जो घोटाला किया गया, इस घोटाले में कई बड़े नाम सामने आए। इसमें यह भी सामने आया कि यह जो बैंक है, इसके डायरेक्टर, इसके मैनेजर और HDIL कंपनी के डायरेक्टर और उनका बेटा, ये भी इसमें शामिल हैं और कई नेताओं के भी इसमें जुड़े होने की शंका की जांच जब हुई तो पता चला कि इसी बैंक घोटाले से शिवसेना के सांसद और बड़े नेता संजय राउत की पत्नी का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह केस ईडी को ट्रांसफर किया गया और ईडी ने इसके लिए संजय राउत की पत्नी को सम्मन भेजा कि आप आइए और आपके बैंक खाते में जो इस बैंक घोटाले का मुख्य सूत्रधार है और जो संजय राउत का निकटतम है, वो प्रवीण राउत, उसकी पत्नी के द्वारा संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये 55 लाख रुपए एक आरोपित जो है उसकी पत्नी ने वर्षा राउत को दिए हैं। तो इसके लिए ईडी ने पूछा कि ये पैसा आपको किस बाबत दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है, इससे क्या लाभ आपने उसको दिया है, इसके बदले ये जानना है। लेकिन इस जांच में सहयोग ना करके संजय राउत ईडी को धमकाने लगे, केंद्र सरकार पर सवाल उठाने लगे और भाजपा को तरह तरह की बातें बोलने लगे, जबकि इस जांच में उनकी पत्नी को केवल यह बताना था कि यह पैसा आपके खाते में किस लिए आया। वर्बली इन्होंने मीडिया को बात करते हुए बोला कि मेरी पत्नी से प्रवीण राउत की पत्नी ने कुछ पैसे उधार लिए थे, यह उधार चुकता किया गया है। लेकिन आपको बताएं कि जो संजय राउत की पत्नी है, वो संजय राउत की पत्नी खुद एक टीचर है और 2014-15 में इनकी आय 13,15,254 रुपए थी। एक टीचर जिसकी 2014-15 में आय लगभग 13 लाख है, वो किसी दोस्त की पत्नी को 55 लाख रुपए उधार दे देती है। यह एक जांच का विषय है, इसमें जांच होगी, ईडी उसमें जांच कर रही है। लेकिन आरबीआई की तरफ से इस घोटाले को लेकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई है कि HDIL जो कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी के 2 जेट विमान और एक यॉट और 17 लगभग गाड़ियां जो लग्जरी कारें हैं, उसको कुर्क किया है आरबीआई ने और इसको नीलाम करने का फैसला लिया है। इस नीलामी में 17 फरवरी 2021 की तारीख रखी गई है। जो नीलामी में शामिल होना चाहते हो वो 17 फरवरी 2021 तक अपना नामांकन कर सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं और 20 फरवरी 2021 को ये लग्जरी आइटमों की नीलामी करके जो पैसा हासिल होगा, आरबीआई इस घोटाले की भरपाई करने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ी कार्रवाई आरबीआई की तरफ से है। अभी तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से नहीं की गई, जब तक मोदी सरकार केंद्र में नहीं आई थी। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, मोदी सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है और क्लियर कट मैसेज है घोटालेबाजों के लिए कि आप यदि कोई घोटाला करके ये सोच रहे होंगे कि जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का आप हड़प लेंगे, तो अब ये होने वाला नहीं है। और इसलिए आप देखिए, नीरव मोदी की संपत्ति भी कुर्क की गई, उसको भी जब्त करने की कार्रवाई विदेशों तक में हो रही है।
तो देश के अंदर बैठे हुए घोटालेबाजों की संपत्ति भी अब नीलाम करके उस पैसे को बैंक रिकवर करेगा। यह एक बदलता हुआ भारत है। इसीलिए आरबीआई की तरफ से यह सख्त मैसेज दिया गया है कि जो भी कोई इस तरह के घोटालेबाज हैं उनसे हर हाल में यह रिकवरी की जाएगी। और आपको बताएं कि इसी कार्रवाई को ईडी ने जारी करते हुए जब जांच की थी तो इसमें बैंक के पूर्व डायरेक्टर सुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया और ये जो एचडीआईएल कंपनी है इसके डायरेक्टर राकेश वधावन और उनका बेटा सारंग वधावन, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। और जब इनसे पूछताछ हुई तो पूछताछ में इन्होंने बताया है कि कई नेताओं ने उनके इस घोटाले में सहयोग किया और उसकी एवज में उनको पैसे भी दिए गए हैं। इसी एंगल की जांच ईडी कर रही है और ईडी की जांच का एंगल है कि ये जो घोटाला 6500 करोड़ रुपए का है, ये 6500 करोड़ रुपए की बंदरबांट किन किन लोगों के बीच में हुई है, कौन कौन नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये घोटालेबाजों का साथ दिया और आरबीआई को धोखे में रखा। अब उन नेताओं के नाम का भी खुलासा होना तय है जब ईडी इसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ईडी ने जैसे ही संजय राउत की पत्नी को यह सम्मन भेजा कि आपके खाते में एक आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी की तरफ से 55 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, बैंक में आपके डिपॉजिट हुए हैं, तो आप ये बताइए कि ये 55 लाख रुपए किस एवज में आपको भुगतान किया गया। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी के इस जवाब देने के बजाय टालम टोल करती है और संजय राउत ईडी और केंद्र सरकार को धमकाने लग जाते हैं। कभी वो कहते हैं केंद्र को मैं कहना चाहता हूं कि आग से ना खेले, कभी वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो ये तोते पाल रखे हैं इनको वो छोड़ देती है और वो सोचती है कि वो महाराष्ट्र की सरकार को गिरा देंगे। और मैं याद दिलाता हूं कि अगले 25 साल हमारी सरकार को कोई हिला नहीं सकता। यह अहंकार की भाषा संजय राउत तब बोल रहे हैं जब देश के संविधान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन, लेन देन और कहीं घोटाले का एंगल कोई सामने आता है तो प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी उसकी जांच करता है और वो एक स्वतंत्र बॉडी है, वो किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करती। लेकिन संजय राउत लगातार केंद्र पर निशाना साधते हैं, भाजपा पर निशाना साधते हैं। और इतना ही नहीं तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जब ईडी ने सम्मन भेजा था इनकी पत्नी को, वर्षा राउत को, तब उस दिन ईडी के कार्यालय पर एक बैनर लगा दिया और उस पर लिख दिया ये भाजपा कार्यालय। तो इस तरह की खीज और इस तरह की ये बौखलाहट संजय राउत के ब्लॉग में दिख रही है। वो अपने सामना पत्र के जरिए भी तरह तरह के हमले भाजपा और ईडी पर कर रहे हैं और वो पूरे देश में और महाराष्ट्र के अंदर ये मैसेज देना चाह रहे हैं, शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई ईडी कर रही है इसमें मेरा और मेरी पत्नी का कोई रोल नहीं है, ये जो भाजपा है ये सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। भला संजय राउत जी से कोई पूछे कि ईडी की कार्रवाई से आपकी सरकार कैसे गिर जाएगी। यदि आप कहते हैं कि आपकी पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये पैसे उधार लिए थे, ये मेरी पत्नी ने उधार चुकता किया है, तो उधार चुकता किया है तो पैसे कब दिए, ये पैसे आपकी पत्नी ने कैसे कमाए, ये कहां से आए, इसका भी हिसाब आपको ईडी को देना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि 2014-15 में संजय राउत की पत्नी की कुल आय 13,15,000 समथिंग थी। 13,15,000 उनके खाते में आय थी। और ऐसा उनके पास क्या हुआ अचानक से, हालांकि वो कुछ कंपनियों में पार्टनर हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ दखल रखती हैं, लेकिन उनके पास ये 55 लाख रुपए आए, उन्होंने किसी को उधार दिए। इतनी मित्रता में 55 लाख रुपए के उधार देना, ये आए कहां से, इसका भी फिर हिसाब देना पड़ेगा। और शायद ये हिसाब उनके पास नहीं है, इसीलिए शायद वो ईडी की जांच में शामिल होने से डर रहे हैं। और लगातार 29 तारीख को जो शामिल होना था जांच में ईडी की, उसको उन्होंने इग्नोर किया। और पहले तो वो डरा रहे थे, पहले वो धमका रहे थे और वो ये कह रहे थे आ देखें जरा किसमें कितना है दम। लेकिन जब उनको ये दम समझ में आया कि शायद इसमें जब बड़ी बड़ी कार्रवाइयां जो की गई हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर बंद हैं और उन डायरेक्टरों के बिना पर ईडी के पास वो उनकी गवाही
और लिखित के बयान हैं जिसमें उन्होंने बताया है किस किस को उन्होंने पैसा दिया है। जब संजय राउत को लगा कि केंद्र की तरफ से ये HDIL कंपनी के जो यॉट हैं, जो प्लेन हैं, जो लग्जरी कारें हैं, इनकी नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है, तो वो घबरा गए शायद, और उन्होंने तब घबराहट में ईडी को एक एप्लीकेशन दी कि मेरी पत्नी बीमार है, 29 तारीख को वो हाजिर नहीं हो सकती, 5 जनवरी का टाइम आगे दिया जाए तो हम शामिल हो सकते हैं। तो संजय राउत जी का ये जो डर है ये जायज हो सकता है यदि इनकी पत्नी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है या उनके पास उस पैसे का जवाब नहीं है जो इस घपले में शामिल प्रवीण राउत की पत्नी ने दिया है। तो संजय राउत अब ये जवाब देंगे कि जब ईडी कार्रवाई कर रही है, जब इसमें आरबीआई कार्रवाई कर रही है, और आरबीआई कार्रवाई क्यों कर रही है, क्योंकि ये जो कॉरपोरेटिव बैंक है पीएमसी बैंक, इस पीएमसी बैंक में आम जनता का पैसा लगा हुआ है। आम जनता में हजारों लोगों ने इसमें पैसा जमा किया है, उसमें अपनी शेयर मनी जमा की है, उनकी हिस्सेदारी जब इसमें जमा थी, और वो जो 8,880 करोड़ रुपया इसमें जमा हुआ, उसमें से 73% यानी एक अकेली कंपनी, ये डेवलपर कंपनी ले गई। तो आप महाराष्ट्र के सांसद हैं, आप वहां शिवसेना के बड़े नेता हैं, आपको तो ये कहना चाहिए कि इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है। आम जनता के साथ न्याय उस दिन तक नहीं होगा जब तक एक एक पैसा ये आरबीआई रिकवर ना कर ले। तो आपको तो कहना चाहिए आरबीआई को और ईडी को कि जो भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने भी इस घोटाले का पैसा हड़पा है, उनसे एक एक पाई की भरपाई करो और आम जनता को इसका पैसा लौटाओ। क्योंकि आम जनता में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं जिन्होंने एक एक पैसा जोड़कर इस बैंक में अपना रखा था भविष्य के लिए, और उनका पैसा ये डूब गया है। आज संजय राउत जी केंद्र को धमकाने के बजाय, भाजपा पर दोष मढ़ने के बजाय, ईडी और सीबीआई को तोता बताने के बजाय इस बात का जवाब तैयार करें कि उनकी पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए क्यों आए, किसने दिए, किस एवज में दिए, उसका लाभ आपको कैसे मिला, जो कि लगातार किरीट सुमैया भी आपसे पूछ रहे हैं, अब पूरी महाराष्ट्र की जनता आपसे पूछ रही है, और ईडी और आरबीआई भी आपसे इसी बात का उत्तर जानना चाहती है। ना इसमें बौखलाहट की जरूरत है, ना इसमें दोषारोपण करने की जरूरत है, और अगर आपकी पत्नी निर्दोष है तब आपको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश की कानून व्यवस्था पर आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक आप सांसद हैं। कानून व्यवस्था के चलते, हमारे देश के संविधान के चलते किसी भी निर्दोष को सजा नहीं हो सकती, भले ही चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो। वंदे मातरम।